हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। मेरा नाम अनुपम राठौर है और आज हम करेंगे मुगल काल। मुगल काल जो है वो आपको 2-3 पार्टों में मिलेगा। इससे पहले मैंने आपको सल्तनत काल और राजपूत काल पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और किस शासक के मध्य लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो किस किस के बीच लड़ा गया था ये आपको बताना है। राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, मेदिनी राय या शेरशाह सूरी। तो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो चलिए इससे पहले के पानीपत के युद्ध और पानीपत से पहले के बारे में हम आपको बाबर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बाबर ने जो है पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 4 बार आक्रमण किया था और उसको हर बार क्या हुआ था? हारना पड़ा था। ठीक है, और बाबर को जो भारत पर आक्रमण करने के लिए जो आमंत्रण दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था आलम खां लोधी। आलम खां लोधी और कौन है? दौलत खान लोधी। दौलत खां लोधी और राणा सांगा, या इन्हें राणा संग्राम सिंह भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया। तो बाबर को जो भारत बुलाने वाले थे वो ये 3 लोग थे। ठीक, इब्राहिम लोदी जो है वो पहला ऐसा शासक था जो क्या हुआ? युद्ध के मैदान में मारा गया था। ठीक है, और पानीपत में ही क्या किया? बाबर ने इब्राहिम लोदी का मकबरा ईंटों से बनवा दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, तो वो कहाँ है? पानीपत में है। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया है बाबर ने ही। किसने बनवाया? बाबर ने ही बनवाया था। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी पानीपत के युद्ध के बारे में। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, बाबर ने किस युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? चंदेरी के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, खानवा का युद्ध या पानीपत का पहला युद्ध? तो बाबर ने जो गाजी की उपाधि धारण की थी वो की थी आपकी खानवा के युद्ध में विजय हासिल करने के बाद। ठीक है, गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों के विरुद्ध युद्ध में विजयी। ठीक है, गाजी का मतलब होता है। ठीक है, तो इसकी मतलब कि उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? काफिरों के विरुद्ध युद्ध में विजय की उपाधि धारण की थी, यानी गाजी की उपाधि। ठीक है, अब खानवा का युद्ध हुआ किस किस के बीच में था? एक तो आपको पता ही है बाबर के बीच में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में हुआ था। अब इस युद्ध के परिणाम ने क्या किया था कि भारत में जो मुगल सल्तनत थी इसको स्थायित्व प्रदान किया। ठीक है, निर्णायक युद्ध किसको माना जाता है? पानीपत के पहले युद्ध को माना जाता है मुगल सत्ता की स्थापना का। लेकिन जो स्थायित्व प्रदान किया वो किस युद्ध ने दिया था? वो दिया था आपका खानवा के युद्ध ने। क्या किया? मुगल सत्ता को स्थायित्व बना दिया या स्थायित्व प्रदान किया। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? फारसी भाषा में, अरबी भाषा में, तुर्की या चगताई भाषा में या उर्दू में? तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि तुझ के बाबरी किसकी रचना है? ये बाबर की आत्मकथा है, मतलब बाबर ने खुद ही लिखी है। और ये है किस भाषा में? ये है आपकी तुर्की या चगताई भाषा में। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा रणनीति और तोपखाने का प्रयोग किया था? चंदेरी के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में या घाघरा के युद्ध में? तो किस युद्ध में किया था? एक तो तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था और क्या किया था? तोपखाने का प्रयोग किया। तो ये किया था आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में। और ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो तोपखाने का पहला प्रयोग हुआ वो भी इसी युद्ध में हुआ था। मतलब गोला बारूद का जो यूज किया गया भारत में पहली बार वो पानीपत के युद्ध में ही किया गया। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। 1528 ईस्वी में लड़ा गया चंदेरी का युद्ध बाबर और किस राजपूत शासक के बीच लड़ा गया था? मेदिनी राय, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या उदय सिंह के बीच में? तो जो वो क्या कहते हैं, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का जो युद्ध था ये बेसिकली लड़ा गया था मेदिनी राय के साथ, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और कब हुआ था चंदेरी का युद्ध? आप ध्यान रखेंगे 1528 में हुआ था। इस युद्ध में मेदिनी राय जो है वो क्या हुए? पराजित हुए थे। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा क्या है? बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, तो किसने लिखी? बाबर ने लिखी। अब इसका फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया वो किसके टाइम में हुआ? वो हुआ अकबर के टाइम में। और अनुवाद किसने किया था? फैजी ने, अब्दुल फजल ने, अब्दुल रहीम खाना ने या बदायूनी? तो किसने किया था? ये किया था अब्दुल रहीम खाना ने। ठीक है, और इसके मूल लेखक आपको बता ही दिया। बाबरनामा लिखा किसने? बाबर ने। बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये बाबर का पूरा नाम था। ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर आपसे बाबर का पूरा नाम पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। घाघरा का युद्ध, पहली चीज तो घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। बाबर ने किसके विरुद्ध जीता था? राजपूतों के विरुद्ध, अफगानों या महमूद लोदी जिसमें मेन था उसके विरुद्ध, या मराठों के या सिखों के? तो जो घाघरा का युद्ध था जो कब हुआ? 1529 में हुआ। बाबर और किसके बीच हुआ था? अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें महमूद लोदी जो था वो फर्स्ट था। अब इस युद्ध में क्या हुआ था? घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल की और बिहार की जो संयुक्त सेना थी इसको क्या किया? पराजित किया था। और जो घाघरा का युद्ध है ये जो है जल और थल दोनों पर लड़ा जाने वाला भारत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, भारत में जल और थल दोनों पर लड़ा जाने वाला पहला युद्ध कौन सा था? ये घाघरा का युद्ध था। ध्यान रखेंगे आप लोग। पर हुआ कब? ये 1529 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मुबैयान नामक नवीन पद्य शैली का जन्मदाता किस मुगल शासक को स्वीकार किया जाता है? हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को या बाबर को? तो मुबैयन जो पद्य शैली थी, मतलब कविता की जो शैली थी, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था बाबर ने। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगरा में प्रसिद्ध आराम बाग या चार बाग शैली की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? हुमायूं ने, बाबर ने, शाहजहां ने या अकबर ने? तो जो चार बाग शैली थी इसका जो स्थापना थी वो किसने करवाई थी? ये करवाई थी बाबर ने। ठीक है, अब देखिए जो आराम बाग है कहाँ पर? आगरा में। आगरा में क्या है? आराम बाग है। आराम बाग की स्थापना कब हुई? 1528 में की थी बाबर ने। ठीक है, और इसे जो है किसको? आराम बाग को किस शैली में है? ये चार बाग शैली में है। ठीक है, और इसे भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पुराना मुगल उद्यान कौन सा है तो कौन सा होगा? आराम बाग होगा। इसे और क्या कहा जाता है आराम बाग को? बाग ए गुल अफशान। बाग ए गुल अफशान किसको कहा जाता है? आराम बाग को कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, काबुल के निवासियों को दानशीलता दिखाने के कारण बाबर को किस उपाधि से नवाजा गया था? गाजी की, शाह की, कलंदर की या सम्राट की? तो कौन सी उपाधि दी गई थी काबुल में जब बाबर ने अपनी दानशीलता दिखाई? तो उसे दी गई थी कलंदर की उपाधि। ठीक है, अब ये क्यों दी गई थी या उसने दानशीलता क्यों दिखाई थी? देखिए जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर विजय हो गया था। इसके बाद बाबर ने क्या किया था? काबुल में हर निवासी को, काबुल के हर एक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का, और चांदी के, बाबर का जो चांदी का सिक्का था उसे क्या कहा जाता था? शाहरुखी। ठीक है,
तो हर एक निवासी को एक शाहरुखी यानी कि एक चांदी का सिक्का दान में दिया गया था और इसी वजह से इसे क्या उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी जहां से कालांतर में उसका शव काबुल स्थानांतरित किया गया था? दिल्ली में, लाहौर में, आगरा में या समरकंद में? तो पहली चीज तो ये है कि बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में हुई। ठीक है, अब कहाँ पर हुई थी बाबर की मृत्यु? ये हुई थी आगरा में। बाद में क्या किया गया? इसके शव को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? काबुल में स्थानांतरित कर दिया गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लेने वाले बाबर के दो प्रमुख तोपचियों के नाम क्या थे? देखिए, पहली बार तोप का यूज किया गया पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा। तो जो दो तोपची थे वो कौन थे? ठीक है, जो तोपों का संचालन कर रहे थे, उस्ताद अली खान और मुस्तफ़ा खां, मीर बाकी और मानसिंह, बैरम खां और टोडरमल, हेमू और शेरशाह। तो कौन थे वो? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। समझ में आ गया? चलिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ करे तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चौसा का ऐतिहासिक युद्ध 1539 में हुमायूं और किस अफगान शासक के बीच हुआ था? बहादुर शाह के बीच, शेरशाह सूरी या शेर खान के बीच, महमूद लोदी या इस्लाम शाह? तो जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुमायूं के बीच और किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, और जो चौसा का युद्ध था इसमें क्या हुआ? हुमायूं पराजित हुआ था और वह अपने घोड़े सहित उसने क्या किया था? गंगा नदी में कूद गया था, जहां पर इसे एक नियाज नामक, क्या नाम था? नियाज। ठीक है, नियाज नामक जो भिश्ती था उसने हुमायूं की जान बचाई थी। इससे प्रसन्न होकर हुमायूं ने क्या किया था? नियाज को आधे दिन का बादशाह बना दिया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, और दूसरी चीज आती है शेरशाह सूरी के बारे में। एक चीज और है, शेर खान, पहले इसे क्या कहा जाता था? शेर खान कहा जाता था। तो शेर खान ने क्या किया? चौसा युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी ने सूरी की उपाधि या शेरशाह सूरी की उपाधि कब धारण की थी, तो ये की थी चौसा का युद्ध जीतने के बाद। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 1540 में भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा था? कन्नौज का युद्ध, या जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध या देवरा का युद्ध? तो हुमायूं को जो भारत छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा था वो होना पड़ा था किस युद्ध की हार के बाद? कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद। ठीक है, और कन्नौज का युद्ध हुआ कब? 1540 में हुआ। ठीक है, किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, इसमें हुमायूं पराजित हो गया था और इसी युद्ध के बाद जो शेरशाह था, शेरशाह सूरी, वो हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और 1540 से लेकर 1555 तक, ठीक है, हुमायूं जो है वो निर्वासन का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया था। ओके, क्लियर हो गया आपको ये सब? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीनपना नामक नए नगर की नींव किसने रखी थी? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने? तो किसने रखी थी? ये रखी थी हुमायूं ने। 1533 में ही रखी थी। ठीक है, और दिल्ली में कहाँ पर? यमुना नदी के तट पर। नदी के यमुना नदी के तट पर। ठीक है, जिसे बाद में क्या कहा गया? पुराना किला भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? दीन पनाह को। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक हुमायूं नामा की रचना किसकी?
हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई? जहां आरा के द्वारा, रोशन आरा के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा या नूरजहां के द्वारा? तो हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी फारसी भाषा में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 1555 ईस्वी के सरहिंद युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कर हुमायूं को पुनः दिल्ली का राज्य दिलाने वाला सेनापति कौन था? बैरम खान, मान सिंह, टोडरमल या मुनीम खान? तो कौन था दिल्ली का राज्य जो है वापस से हुमायूं को दिलाने वाला? वो था बैरम खान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। ये कथन जो है वो किस इतिहासकार का है? स्मिथ का है, लेनपूल का है, जादूनाथ सरकार का है या फिर एल्फिस्टन का है? तो ये जो कथन है कि हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी, ये किसने कहा है? लेनपूल ने कहा है। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हुमायूं को पूरे आजीवन जो है युद्ध लड़ना पड़ा। और आपको बताइए आधे से ज़्यादा टाइम 1540 से लेकर 1555 तक लगभग 15 साल तक उसे निर्वासित रहना पड़ा। इसके बाद जब वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो मृत्यु भी कैसे हुई? दीन पनाह की सीढ़ियों से लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये कथन इसके बारे में कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1556 ईस्वी में हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु किस भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? शेर मंडल, फतेहपुर सीकरी, आगरा दुर्ग या मोती मस्जिद? तो किससे गिरने की वजह से हुई थी? शेर मंडल या दीन पनाह नगर की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। और दीन पनाह नगर जो है वो बनाया किसने था? बनवाया भी हुमायूं ने ही था। कब बनवाया था? 1533 में बनवाया था इसे। ठीक है, जिसे बाद में क्या कहा गया? पुराना किला कहा गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण किस बेगम के संरक्षण में पूर्ण हुआ था? हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, मुमताज महल या जोधाबाई? तो ये जो है मकबरे का निर्माण पूर्ण हुआ था वो हुआ था हाजी बेगम या बेगा बेगम के संरक्षण में। देखिए जो हुमायूं का मकबरा है इसे क्या कहा जाता है? एक तो ताजमहल का पूर्वगामी, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वफादार बीवी की महबूबा महबूब सॉरी एक सेकंड। ठीक है, क्या है? महबूबाना महबूबाना पेशकश। ठीक है, तो क्या क्या कहा जाता है इसे? ताजमहल का पूर्वगामी और वफादार बीवी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हुमायूं के मकबरे का खाका तैयार करने वाला मुख्य फारसी वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, मीरक मिर्जा गयास, ईसा खां या उस्ताद ईसा? तो कौन था जिसने हुमायूं के मकबरे का खाका तैयार किया था? वो था मीरक मिर्जा गयास। ठीक है, कौन था? मीरक मिर्जा गयास था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं ने 1531 में अपना प्रथम सैन्य अभियान किस किले पर किया था? कालिंजर दुर्ग पर, चुनार दुर्ग पर, ग्वालियर दुर्ग पर या मांडू दुर्ग पर? तो ये किया था कालिंजर के दुर्ग पर। और कालिंजर है कहाँ? बुंदेलखंड में। कहाँ पर है? बुंदेलखंड में है। ठीक है, और यहाँ पर शासन किसका था? राजा प्रताप रुद्र देव का। राजा प्रताप रुद्र देव का शासन था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 1532 ईस्वी में हुए दौरिया यानी कि देवरा के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित किया था? महमूद लोदी को, शेर खान को, मेदनी राय को या बहादुर शाह को? तो हुमायूं ने जो पराजित किया था वो किया था महमूद लोदी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, निर्वासित जीवन के दौरान हुमायूं को किस ईरानी शासक ने अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था? शाह तहमास्प, शाह अब्बास, इस्माइल और नादिर शाह। तो जो हुमायूं है इसको किसने संरक्षण दिया या आश्रय दिया था? ये दिया था शाह तहमास्प ने। ये कहाँ के थे? ईरान के शासक थे। ठीक है। और ईरान के शासक से जब इन्हें सैन्य सहायता मिल गई हुमायूं को, तो उसने वापस से क्या किया? कांधार को जीता, फिर काबुल को जीता और उसके बाद भारत की ओर उसने प्रस्थान किया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, किस युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के जारी करवाए थे? तो सोचिए जरा 2 सेकंड के लिए। मैंने आपको बताया भी है किस युद्ध के बाद इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। चौसा के युद्ध के बाद, कन्नौज के युद्ध के बाद, सामूगढ़ के युद्ध के बाद या सूरजगढ़ का युद्ध? तो जो शेरशाह की उपाधि धारण की थी वो की थी चौसा के युद्ध के बाद। और चौसा का युद्ध हुआ कब था? 1539 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? राणा सांगा के, राजा बीरबल के, राजा वीरसाल के या राजा मानसिंह के? तो किसके यहाँ हुआ था? राजा वीरसाल के यहाँ हुआ था। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर या और बैरम खान और किस हिंदू सेनापति के मध्य लड़ा गया था? हेमू के, शेरशाह सूरी के, महाराणा प्रताप के या आदिल शाह के? तो जो पानीपत का दूसरा युद्ध था 1556 में जो हुआ, ये लड़ा गया था अकबर, और अकबर की तरफ से मेनली कौन था? बैरम खान था, और दूसरा था हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। ओके। और इतिहासकार जो है, क्या नाम है उनका? आरिफ कंदहारी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? ये जो है आरिफ कंदहारी, ये पानीपत के दूसरे युद्ध के क्या थे? प्रत्यक्षदर्शी थे। प्रत्यक्षदर्शी का मतलब हो गया इन्होंने पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस इतिहासकार ने पानीपत का दूसरा युद्ध अपनी आंखों से देखा था, तो कौन थे? आरिफ कंदहारी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। 1556 ईस्वी में अल्प आयु में अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर संपन्न हुआ था? कालानौर में, दिल्ली में, आगरा में या फतेहपुर सीकरी में? तो कहाँ पर हुआ था वो क्या कहते हैं अकबर का राज्याभिषेक? ये हुआ था कालानौर में। क्लियर? और ये किसने किया था? जो राज्याभिषेक था वो किया था मिर्जा अबुल कासिम ने। ठीक है, और किसके संरक्षण में या किसकी देखरेख में हुआ था? बैरम खान की देखरेख में। बैरम खान। ठीक है, जब राज्याभिषेक हुआ था अकबर का, उस टाइम अकबर की जो उम्र थी वो कितनी थी? 13 वर्ष 4 माह। कितनी थी? 13 वर्ष 4 माह थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा दास प्रथा का पूर्ण उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? 1562 में, 1563 में, 1564 में या 1575 में? तो जो दास प्रथा का उन्मूलन था ये हुआ था आपका 1562 ईस्वी में। ठीक है, और किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अकबर ने किस वर्ष तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने की घोषणा की थी? 1562 में, 63 में, 64 में या 70 में? तो कब की थी तीर्थ यात्रा कर? कब समाप्त किया? ये किया था 1563 ईस्वी में। कब किया था? 63 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अकबर द्वारा गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1563 में, 1564 में, 1575 में या 1582 में? तो जो जजिया कर है इसको समाप्त किया था कब? 1564 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फतेहपुर सीकरी में धार्मिक चर्चाओं हेतु अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी? तो अकबर द्वारा जो इबादत खाना है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1571 में, 1582 में, 1575 में या
1579 में, तो ये हुई थी 1575 में। ठीक है, और क्या था, 1577 में इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश दिया गया था। स्थापना कब हुई, 1575 में, और सभी धर्मों को प्रवेश कब दिया गया, 1577 में। ठीक है, कब दिया गया, 1577 में दिया था। अब देखिए इबादत खाना था क्या, बेसिकली इबादत खाने में जो धार्मिक चर्चा होती थी, ठीक है, इबादत खाने में क्या होता था, धार्मिक चर्चाएं होती थी, और धार्मिक चर्चा के लिए ये क्या करते थे, धर्माचार्यों को इसमें शामिल किया जाता था। तो जब 1577 में सभी धर्मों को शामिल कर लिया गया, तो अलग अलग धर्मों के जो धर्माचार्य थे वो इसमें शामिल हुए। तो नाम इनके देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नाम पूछ लिया जाता है कि हिंदू धर्म से कौन शामिल थे, जैन से कौन थे, पारसी से कौन थे, ईसाई से कौन थे, बौद्ध से कौन थे। ठीक है, तो मेन मेन जो नाम है उनको देखेंगे हम। हिंदू धर्म से जो शामिल हुए थे, ठीक है, वो कौन थे, वो थे एक तो देवी और दूसरे थे पुरुषोत्तम। देवी और पुरुषोत्तम, ये दो लोग शामिल हुए थे। अगर बात करते हैं हम जैन की, तो जैन धर्म से जो शामिल हुए थे वो थे हरि विजय, हरि विजय सूरी, और क्या है, जिन चंद्र सूरी, जिन चंद सूरी। ठीक है, और क्या है, एक और थे विजय सेन, विजय सेन सूरी। ठीक है, ये तीन लोग जैन धर्म से संबंधित थे। अगर बात करते हैं पारसी धर्म की, तो पारसी धर्म से कौन शामिल थे, दस्तूर, दस्तूर मेहर जी, दस्तूर मेहर जी राणा। ठीक है, ये पारसी धर्म से शामिल थे। अगर ईसाई धर्म की बात की जाए, ईसाई धर्म से जो शामिल होने वाले थे, तो वो एक तो एक्वा बीबा, एक्वा बीबा, ये नाम ध्यान रखेंगे। पूरा नाम तो इनका रुडोल्फ एक्वा बीबा है, पर एक्वा बीबा नाम से आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या है, मोन्सेरात, मोन्सेरात, यानी कि एंटोनी मोन्सेराट। ठीक है, ये है। जो बौद्ध धर्म है, इससे कोई भी शामिल नहीं हुआ था इस धर्म चर्चा में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो किस धर्म से कोई शामिल नहीं हुआ, बौद्ध धर्म से कोई शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर की विशाल सेना का मुख्य नेतृत्व किसने संभाला था, राजा मानसिंह और आसफ खान, बैरम खान, बीरबल या टोडरमल। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, पहली चीज तो डेट ध्यान रखेंगे, 1576 में हुआ था। और जो अकबर की सेना का नेतृत्व था वो संभाला था राजा मानसिंह और आसफ खान ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, किसने, जो बदायूं थे, कौन थे, बदायूनी, बदायूनी जो है वो इस युद्ध में मुगल सेना के जो आसफ खान थे, ठीक है, इनके अधीन एक योद्धा थे। ठीक, तो इस युद्ध का अगर आपसे पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा विवरण जो है वो किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, बदायूनी ने लिखा है। ठीक है, और इनकी बुक का नाम क्या है जिसमें वर्णन है, मुंतख्वाब, मुंतख्वाब उत तवारीख, तवारीख। ठीक है, ये इनकी बदायूनी की बुक का नाम है जिसमें इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा 1579 में प्रख्यापित मजहरनामा का मूल आलेख किसने तैयार किया था, अबुल फजल ने, शेख मुबारक ने, फैजी ने या तानसेन ने। तो किसने किया था, मजहरनामा का जो मूल आलेख था वो तैयार किया था शेख मुबारक ने। ठीक है, और मजहर की घोषणा ने क्या किया था, अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया था। मतलब अब धार्मिक मामलों के निर्णय में अकबर का ही सर्वोच्च अधिकार था। ठीक है, और मजहर को क्या कहा जाता है, अचूक आज्ञा पत्र, क्या कहते हैं, अचूक आज्ञा पत्र कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। 1582 में अकबर द्वारा प्रवर्तित नए धार्मिक संप्रदाय को किस नाम से जाना गया था, दीन इलाही, सुलह कुल, इलाही संबत या इबादत।
तो कौन सा धर्म संप्रदाय स्थापित किया था अकबर ने? दीन-ए इलाही का, ठीक है, या इसी को कहा जाता है, अगर आपसे ऑप्शन में दीन-ए इलाही न देकर तौहीद ए इलाही, ये भी किसी क्या है, दीन इलाही का ही नाम है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया हो तो दोनों में से आप दोनों को टिक लगा सकते हैं, ठीक है। दीन इलाही के जो प्रमुख पुरोहित थे वो कौन थे? अबुल फजल थे। तो दीन इलाही के प्रमुख पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे, ठीक है। और जो आईने अकबरी है, आईने अकबरी, क्या है बुक का नाम? आईने अकबरी, ठीक है। इसमें दीन-ए इलाही के कितने 12 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दीन-ए इलाही के 12 सिद्धांतों का वर्णन किसमें किया गया है, तो आंसर क्या होगा? आईने अकबरी में किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अकबर के दीन-ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, राजा बीरबल या तानसेन? तो कौन थे जिन एकमात्र हिंदू जिन्होंने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था? ये थे राजा बीरबल। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, अकबर की प्रसिद्ध भू राजस्व व्यवस्था आईने दहसाला जो कि 1580 में शुरू की गई थी, इसके मुख्य शिल्पकार कौन थे? राजा टोडरमल, अबुल फजल, मानसिंह या मुनीम खान? तो जो आईने दहसाला है भू राजस्व व्यवस्था, ये जो मुख्य शिल्पकार थे इसके, वो थे राजा टोडरमल। अब इसमें होता क्या था, जो आईने दहसाला थी, इसमें क्या होता था कि पिछले 10 वर्षों के दौरान जो विभिन्न टाइप की फसलें उगाई जाती थी, उनका टोटल उत्पादन या औसत उत्पादन निकाल लेते थे और उनके भाव का हम क्या करते थे, बाजार मूल्य का आकलन करते थे और इसके बाद कर राज्य का लगान तय किया जाता था। आकलन करके ही क्या करते थे, राज्य का लगान तय किया जाता था, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आता है आपका, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक रीढ़ किसे कहा जाता है? मनसबदारी प्रणाली। इसका मूल स्रोत किस व्यवस्था से प्रेरित है? फारस की व्यवस्था से, मंगोल की दशमलव प्रणाली से, तुर्की व्यवस्था से या अरब व्यवस्था से? तो ये किससे प्रेरित है? ये है मंगोलों की जो दशमलव प्रणाली थी उससे प्रेरित है। ओके, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, अकबरनामा और इसके तृतीय भाग आईने अकबरी की रचना किस विद्वान ने की है? फैजी ने, बदायूनी ने, अबुल फजल ने या जहांगीर ने? तो अकबरनामा जो है इसकी रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। और किस भाषा में की है? फारसी भाषा में की है, ठीक है। और जो अकबरनामा है इसके 3 पार्ट हैं, या क्या कहें 3 खंड हैं, ठीक है। जो पहला और दूसरा खंड है ये क्या है, ये अकबर का इतिहास और उसका शासनकाल बताता है, ठीक है। और जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड को क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं तीसरे खंड को, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें प्रशासन का वर्णन है। तो आईने अकबरी में किसका वर्णन है? प्रशासन का वर्णन है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, गुजरात विजय की पावन स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस भव्य स्थापत्य का निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जामा मस्जिद या खास महल? तो किसका निर्माण करवाया था गुजरात में विजय पाने के बाद? सोचिए जरा 2 सेकंड के लिए। ये करवाया था बुलंद दरवाजे का, ठीक है। किसका करवाया था? बुलंद दरवाजे का करवाया था। चलिए नेक्स्ट आता है, अकबर के नवरत्नों में शामिल प्रख्यात संगीत सम्राट तानसेन का मूल नाम क्या था? महेश दास, रामतनु पांडे, आत्माराम या बैजू बावरा? तो जो तानसेन थे इनका जो वास्तविक नाम या मूल नाम था वो था रामतनु पांडे, ठीक है। और ये अकबर के दरबार में आने से पहले ये किसके दरबार में थे? रीवा के राजा, रीवा के राजा रामचंद्र इनके दरबार में थे, ठीक है। और तानसेन ने रुद्रवीणा का आविष्कार किया है और एक नया राग, क्या कहते हैं उसे? मियाँ की टोडी नामक राग का
राग को इन्होंने जन्म दिया था। तो 2 चीजें जो है वो तानसेन ने बनाई थी, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर ने किस विद्वान को कवि प्रिय की उपाधि से सम्मानित किया था? बीरबल को, तानसेन को, टोडरमल को या फैजी को? तो कवि प्रिय जो है वो किसे कहा था अकबर ने? वो कहा था फैजी को। किसको कहा था? फैजी को कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद रज़्मनामा का संपादन मुख्यतः किसके निर्देशन में हुआ था? अबुल फजल, बदायूनी एवं फैजी, बीरबल और रज़ खान। तो ये जो है इसका संपादन ये मुख्यतः हुआ था बदायूनी और फैजी के निर्देशन पर। किसके निर्देशन पर हुआ था? बदायूनी और फैजी के निर्देशन पर। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है, अकबर के दरबार के किस महान चित्रकार को शीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? अब्दुस समद को, दसवंत को, बसावन को या मंसूर को? तो जो शीरी कलम है ये किसे कहा था? ये कहा था अब्दुस समद को। ठीक है, और जो अब्दुस समद हैं ये अकबर के दरबार के महान चित्रकार और क्या थे? सुलेखक थे। ठीक है, तो शीरी कलम किसे कहा है? अब्दुस समद को कहा है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध सुलेखक मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को अकबर ने किस उपाधि से विभूषित किया था? जरी कलम, शीरी कलम, खाने खाना या महापात्र? तो जो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी थे इन्हें क्या कहा अकबर ने? जरी कलम कहा था, या इसी को क्या कहा जाता है? जरीन कलम। जरीन कलम भी इसी का नाम है, जरीन कलम कहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, विभिन्न भाषाओं की महान कृतियों के अनुवाद हेतु अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग कहाँ स्थित था? फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, दिल्ली में या लाहौर में? तो अनुवाद विभाग कहाँ स्थापित किया था? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? अनुवाद विभाग को मकतब खाना। क्या कहते थे? मकतब खाना कहते थे। स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना हुई थी 1574 में। कब हुई थी? 1574, और कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी में हुई थी। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सिखों के चौथे गुरु रामदास को अमृतसर सरोवर और शहर बसाने हेतु 500 बीघा भूमि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो किसने की थी? ये दी थी अकबर ने। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, 1601 में अकबर का अंतिम सैन्य अभियान किस सुदृढ़ दुर्ग के विरुद्ध था? असीरगढ़ के किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कालिंजर का किला या रणथंभौर का किला? तो जो अकबर का लास्ट अभियान था वो था आपका असीरगढ़ का किला। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अकबर का जो लास्ट अभियान है वो क्या है? असीरगढ़ का किला। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि असीरगढ़ का किला है कहाँ पर। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अकबर का भव्य मकबरा सिकंदरा यानी कि आगरा में स्थित है और इसका निर्माण पूर्ण कराने वाला शासक कौन था? जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था या हुमायूं था? तो कौन था पूर्ण कराने वाला? जहांगीर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के समकालीन रहकर की थी? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या शाहजहां के? तो किसके टाइम में की थी? ये की थी अकबर के टाइम में। और कब की है? ये की है 1631 में, अयोध्या में। अयोध्या में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और पूर्ण ये बाद में हुई है। ठीक, तो क्लियर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।